तो 30 जून तक लाइकली ये है कि 500 अरब रुपए कम इकट्ठा करेंगे टारगेट से। आजकल एफबीआर में वो काफी वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हिस्से सारे अपने मांग रहे थे, जिनको हिस्सा नहीं मिला उन्होंने पकड़ के कुटाई कर दी अफसरों की। क्योंकि वो जिसको तमगा मिलता है या वो निकाला जाता है या उसकी लड़ाई हो जाती है। एफबीआर ये वाली नहीं चल सकती है। फिर महंगाई का भी बड़ा, क्योंकि अभी तो आईएमएफ की शराइत आनी है। आर्टिफिशियली आपने डॉलर को जो है वो सप्रेस करके रखा हुआ है और ओवर वैल्यू किया हुआ है आपने पाकिस्तानी रुपये को। अप्रूव्ड अभी तक हो चुकी है स्कीम, उनको कंप्लीट करने के लिए 9,800 अरब रुपया चाहिए। इन्फ्लेशन सब्सटैंशली नीचे आई है। पिछले मई में 38% थी, इस दफा 13.5% बिल्कुल। होगी। उसकी 1 जुलाई से 18% जीएसटी लगने को जा रहा है कि जी ये सीपेक का फेज 2 जो है वो शुरू होने वाला है। आईएमएफ ने कहा है कि कोई पेमेंट जो है वो आप हमें इंश्योर करें, गारंटी दें कि चाइना को नहीं होगी अगले 3 साल के लिए। सियाहत का पाकिस्तान जो है दुनिया में गालिबन 119 ममालिक का सर्वे किया गया, उसमें से वो 101 पर नंबर पर है। इवन केनिया जैसा, जो कि पाकिस्तान से ज्यादा अनस्टेबल मुल्क रहा है, वहां भी टूरिज्म को डेवलप किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की इस नई एपिसोड में आपको खुशामदीद। मेरे साथ हारून ख्वाजा साहब मौजूद हैं हर हफ्ते की तरह। और आज भी हम जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिसी अमूर जो हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जो नई डेवलपमेंट्स हैं और जो ऑन गोइंग मसाइल हैं उनका जायजा एक बार फिर लेंगे। सबसे पहले तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो आने वाला बजट है उसके बारे में थोड़ी बात की जाए, और जो अहदाफ हुकूमत ने सेट किए हैं उसका कुछ तज़किरा किया जाए। क्या एफबीआर टैक्स कलेक्शन जो है वो उनकी बेहतर हुई है, महसूलात की जो जमा करना होता है। और साथ में हुकूमत की जो इन महंगाई और शरह तरक्की के ऊपर जो हदफ रखा है वो अचीव हो पाएगा आने वाले साल में, ये भी हम देखेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन जा रहे हैं 4 रोज़ा दौरे पर, क्या वहाँ से मजीद इन्वेस्टमेंट वो लाएंगे। और एक बड़ी अहम टॉपिक जो है वो आज हम जिक्र करेंगे उसका, वो टूरिज्म के हवाले से। सियाहत का पाकिस्तान जो है दुनिया में गालिबन 119 ममालिक का सर्वे किया गया, उसमें से वो 101 पर नंबर पर है। और क्या ये कितना जुल्म है कि पाकिस्तान को कहीं ऊपर होना चाहिए जितना कुछ हमें ऑफर करने के। लेकिन उस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, बहरहाल आज हम इसको दोबारा जरा इसका आपके लिए गुफ्तगू करेंगे। तो वेलकम हारून साहब, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जरा एफबीआर का बताइए कि वज़ीर आज़म ने उनको शाबाश दी है कि जी आपने 760 अरब रुपए जमा किए हैं मई 2024 तक, जबकि टारगेट था 745 का। थोड़ा सा फर्क है, ऊपर है। लेकिन क्या वाकई एफबीआर उतनी कामयाबी से काम कर रहा है जितना कि ये वज़ीर आज़म साहब उनको शाबाश दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो 260 अरब मई में इकट्ठे किए, 245 अरब का टारगेट था। जी। तो 45 यानी कि कितने 15 अरब जो है वो ज्यादा हाँ, इकट्ठे किए टारगेट से मई के महीने में, जी। जिसकी वजह से बड़ी शाबाश मिली है। तो मैं असल स्टोरी आपको बताता हूँ। जुलाई से मई 11 महीने में एफबीआर की कलेक्शन जो है वो 8.12 ट्रिलियन हुई है। 8.1 ट्रिलियन, 8,100 अरब रुपया, ठीक। जो कि पिछले साल के 11 महीने जो थे उससे 1.19 अरब रुपया ज्यादा है। 31% ग्रोथ है। तो वो बहुत तालियां बजा रहे हैं सारे और जबरदस्त। लेकिन मसला ये है कि 12 महीने का यानी कि 30 जून तक का टारगेट जो है वो 9.4 ट्रिलियन है, 9400 अरब। इस हिसाब से अभी तक वो 8.1 अरब इकट्ठा कर चुके हैं। इस हिसाब से एक महीने में उन्होंने 1.3 अरब 1.3 खरब यानी कि 1300 अरब इकट्ठा करना है एक महीने में। जिसका मतलब ये है कि हर रोज 43 यानी कि 43 अरब पर डे इकट्ठा करना है। और एफबीआर की मैक्सिमम कैपेसिटी कभी जो उन्होंने की वो 24 अरब पर डे के हिसाब से की है। तो अगर ये सारा कुछ रखा जाए तो 30 जून तक लाइकली ये है कि 500 अरब रुपए कम इकट्ठा करेंगे टारगेट से।
फिर देखेंगे वजीर आजम साहब उनको शाबाश देते हैं या मेडल देते हैं या क्या करते हैं। वैसे भी आपको पता है आजकल एफबीआर में वो काफी वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और जी, वो हाथापाई की रिपोर्ट आई है कि वो हिस्से सारे अपने मांग रहे थे, जिनको हिस्सा नहीं मिला उन्होंने पकड़ के कुटाई कर दी अफसरों की। बहुत ही शेमफुल, जिसे शर्मनाक स्टोरी है। और हारून साहब, ये जो हम बात करते आए हैं, आप भी इसका मुतवातिर जिक्र करते रहे हैं, लीकेजेस का, करप्शन का, मिसमैनेजमेंट का। ये एक और उसका है, जरा इसके ऊपर भी कुछ कमेंट कीजिए, बिकॉज ये बड़ा, देखिए, मैं तो समझता हूँ एम्बेरसमेंट है ये पूरी हुकूमत के लिए, सिर्फ एफबीआर के लिए नहीं। रजा मैं कमेंट करता हूँ लेकिन उससे पहले मुझे फिक्र इस बात की होगी, बल्कि मुझे नहीं है, एफबीआर वाले जो हमारे दोस्त हैं उनको फिक्र हो गई है कि वो 23 मार्च को तमगा ना कहीं मिल जाए। क्योंकि वो जिसको हाँ। तमगा मिलता है या वो निकाला जाता है या उसकी लड़ाई हो जाती है और वो किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाता है। तो अब वो सारे भाग रहे हैं कि भाई हमें कहीं तमगा ना मिल जाए 23 मार्च को। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट देखें, बात यह है कि जो अगला साल है, जो माली साल 2025, उसके लिए आईएमएफ ने इनको 13 खरब 13,000 अरब का टारगेट दिया है। यानी कि ये अभी 9400 अरब का था जो कि 30 जून खत्म होगी, अगले साल का 13,000 अरब का है। हम्म। हम्म। तो अब वो क्या कैपेसिटी है एफबीआर की, वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे वो तो दूर की बात है। देखिए हम तो साल हर साल से रजा इस प्रोग्राम में कह रहे हैं कि भाई एफबीआर ये वाली नहीं चल सकती है उस काम के लिए जिसके लिए आपने इसको रखा है। आपको एक नया इदारा बनाना पड़ेगा। अब आप वो हमारी बात आज मान लें, 2 महीने बाद मान लें, 1 साल बाद मान लें, 10 साल बाद, इवेंचुअली आपको करना यही पड़ेगा। आप जो तीर मारना है करके देख लें। जब भी कोई सीरियस गवर्नमेंट आएगी जिसको पता है वो क्या कर रही है, तो वो सबसे पहले आके हमको ये नहीं कह रहे हैं कि को बहुत ही ड्रास्टिक चेंज कर दें। ऑल वी आर सेइंग इज कि जनाब एक नया प्रोफेशनल स्लीक स्लिम अदारा बनाएं जिसके अंदर प्रोफेशनल लोग हों जो कि दुनिया में जैसे इदारे काम करते हैं उस तरह से चले। वो टेक्नोलॉजी सेवी हो, उसके अंदर हाईटेक इक्विपमेंट हो और पढ़े लिखे मतलब टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हों जो कि सर्विस प्रोवाइड करें। और ये जो आपके एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं ये उधर शिफ्ट कर दें। और जो आपकी करंट एफबीआर है उसको कहें भाई सिर्फ एक काम आपसे लेना है, आप ये 23,000 बंदा जाके नए टैक्स पेयर्स लेकर आए। हम ये नहीं कह रहे बंद कर दें एफबीआर, राइट। वो बहरहाल इसमें डिटेल में बात हो चुकी है रजा कि अब और क्या बात करें। बहरहाल फिर भी अगर कोई कहेगा तो जरूर एक सेपरेट प्रोग्राम कर लेंगे। बॉटम लाइन ये है कि जी इस तरह की एफबीआर के अंदर तो यही होगा। अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। और ये नया इदारा और रिस्ट्रक्चरिंग की बिल्कुल एब्सोल्युटली, इसमें जितनी भी ये किया गया काम अभी तक, उसके नताइज वो नहीं निकले। अब वो एक टैक्स रिफॉर्म प्रोग्राम है। आप यकीन जानिए, 20 साल से, मुझे याद है कि 2000 से 2002 में मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन किया था, और उस वक्त से वो प्रोग्राम चल रहा है। आज 22 साल हो गए हैं, और वो आगे बढ़ता जाता है। और जितने लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं एफबीआर के, वो सबके, आपके भी और नाज़रीन के भी सामने ही है। तो बहरहाल हारून साहब, आगे बढ़ते हैं। बजट जो है वो उसकी आमद आमद है, और 12% टारगेट रखा है महंगाई का, इन्फ्लेशन का। हुकूमत ने 3.6% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक एक 1.22 खरब रुपए का डेवलपमेंट बजट का हदफ रखा गया है। ये अचीवेबल है ये टारगेट्स? मतलब सबसे ज्यादा तो ग्रोथ का टारगेट, जो ग्रोथ तो 1% के इर्द गिर्द फंसी हुई है। इसमें जरा बताइए। और फिर महंगाई का भी बड़ा, क्योंकि अभी तो आईएमएफ की शराइत आनी है। ये जून जुलाई में वो बिजली और गैस की कीमतें, और रुपये की डिवैल्यूएशन, रुपये भी मेरे ख्याल से 295 का वो एस्टिमेट रखा हुआ है। तो जरा इसके बारे में बात कीजिए और बताइए, और नाज़रीन को जरा समझाइए कि क्या ये रियलिस्टिक टारगेट्स हैं या नहीं। तो रजा आपने 4 चीजें पूछी हैं क्विकली क्योंकि अदर टॉपिक्स भी कवर करने हैं। सो सबसे पहले तो आपका 3.6% का जो जीडीपी के ग्रोथ का टारगेट है वो पिछले साल इन्होंने 3.5% रखा था। राइट। और किया ये करेंगे एट बेस्ट 2.4% करेंगे। राइट। अब रख दिया 3.6%। तो अब आप
खुद ही देख लें कि उसके होने के कितने चांसेस हैं। तो ये हम्म। तो उसका। दूसरी बात आपने की रुपए की। रुपया जो है वो 200, सरप्राइजिंगली 30 जून, जो ये 2024 ये वाला जो जून है, उसमें 285 285 रुपए रखा हुआ है डॉलर का रेट। ठीक। तो अभी ये 278 वगैरह के करीब है। सो लेट्स सी, देयर इज लाइक्लीहुड कि ये 280 285 तक चले जाए। और फिर 2025 माली साल 2025 का उन्होंने 295 पे रखा है, यानी कि 10 रुपए की डिप्रिसिएशन 295 माली साल का रखा है, जिसका मतलब ये है कि 30 जून हम्म। 2025 तक ये 305 रुपए का होएगा। 305 का होएगा तो ये 295 एवरेज आउट करेगा पूरे साल के अंदर। तो अब आप देखिए 305 तक तो ये खुद पहुंच गए हैं। मैं तो पिछले कई महीनों से कह रहा हूं कि आप इकोनॉमिक थ्योरी को डिस्काउंट नहीं कर सकते, आप उसको किसी तरह से तोड़ मरोड़ नहीं सकते, उससे बच नहीं सकते। आर्टिफिशियली आपने डॉलर को जो है वो सप्रेस करके रखा हुआ है और ओवर वैल्यू किया हुआ है आपने। पाकिस्तानी रुपये को आप इंपोर्ट्स जो हैं उसकी कंप्रेशन की हुई है आर्टिफिशियली आपने। आप रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स नहीं करने दे रहे, आपकी इकोनॉमी को सख्त उसका नुकसान हो रहा है। ओवरऑल लग ये रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है, आपने चंद महीनों के लिए, एक साल के लिए शो कर दिया, बट दिस इज नॉट सस्टेनेबल, ये नहीं इस तरह से चलेगा। सो ये आपकी रुपी वैल्यू की बात आ गई। पीएसडीपी की आपने बात की 1.22 ट्रिलियन की। ये जो करंट माली साल 2024 में जो खत्म होगा, इसके लिए इन्होंने 950 बिलियन बजट किया था। एक्चुअली 746 अरब खर्च होगा। तो ओके। अब वो 950 कर नहीं सके, उसके साथ तो अब 1.22 ट्रिलियन प्लान कर रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखें कि पीएसडीपी जो है वो हमारा वो 2013 में, आज से 10 साल पहले, वो 1.7% ऑफ आवर जीडीपी था। वो कम होके 0.9% ऑफ आवर जीडीपी 2024 में आ गया। ओहो। 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 आगे सुने, ये जो हम अप्रूव्ड स्कीम्स हैं, अगर हम कोई और स्कीम को कंसिडर ना करें, ये जो अप्रूव्ड अभी तक हो चुकी हैं स्कीम्स, उनको कंप्लीट करने के लिए 9,800 अरब रुपया चाहिए। वाह। 9.8 सिर्फ उनको जो अप्रूव हुई है उनको। अच्छा, राइट। ये तो अच्छा, जस्ट टू गिव यू लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, 1.22 ट्रिलियन में 877 बिलियन 887 अरब जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रख रहे हैं, जिसमें एनर्जी जो है वो 378 अरब है। ये जो प्लांट्स वगैरह लगे हैं ये, और बिजली के कारखाने वगैरह, उनकी रेनोवेशन या कंप्लीशन वगैरह। ट्रांसपोर्ट के लिए 173 अरब है, इसमें सड़कें सड़कें और ये वो जो भी एयरपोर्ट्स वगैरह। और पानी के मंसूबे जो है डैम्स वगैरह 286 अरब उसके लिए रखे हैं। सोशल सेक्टर के लिए 83 अरब है, उसमें हेल्थ 17 अरब, एजुकेशन 32 अरब, हायर एजुकेशन 21 अरब। वो जाहिर है वो डिवॉल्व हो गए हैं नीचे। तो और पार्लियामेंट्रीली अकॉर्डिंग टू देम पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स अबॉलिश कर दी हैं। अब देखते हैं ये क्या होता है। मेरे ख्याल से 1.22 ट्रिलियन, पहले तो 13,000 अरब तो इकट्ठा करें ना, और फिर अपनी या। डेट सर्विसिंग वो पूरी करें, अपने डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, तो फिर पीएसडीपी की बारी आएगी, फिर देखते हैं क्या है। तो ये तो तीन चीजें होगी, बाकी इन्फ्लेशन है वो। आप कोई और सवाल हो तो फिर मैं इन्फ्लेशन पे बात करूँ। नहीं, इन्फ्लेशन पे ही आगे आए। देखिए ना, सबसे अहम तो इस वक्त मसला और चैलेंज अवाम के लिए, बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए है। लेकिन ज्यादातर जो हमारे गरीब और मिडिल क्लास और फिक्स्ड इनकम तबकात हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है हारून भाई, महंगाई का। जी, तो इन्फ्लेशन में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी उसकी दे देता हूँ। एफपीआर जो है, सॉरी, इन्फ्लेशन जो है, एफपीआर जबान पे चढ़ा हुआ है हाँ बार जी, बार। आपका फेवरेट मौजू जो हुआ। तो इन्फ्लेशन जो है वो अप्रैल में क्लॉक की थी 17.3%, और मई में एक्सपेक्ट करें को 13.5%। सो इन्फ्लेशन सब्सटेंशली नीचे आई है। पिछले मई में 38% थी, इस दफा 13.5% बिल्कुल। होगी। उसकी मेन वजह जो है फूड प्राइसेस कम आई हैं, हमें पता है वीट वगैरह की वजह से कम हुई हैं। बेस इफेक्ट जाहिर है पिछले साल 38% थी, तो अब उससे जब कंपेयर करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलता है। सो 13.5%, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये अब सिर्फ 13.5% से इंक्रीज कर रही है प्राइसेस। सिर्फ कहना पड़ रहा है क्योंकि पिछले साल 38 था। राइट। अदरवाइज 13.5% इज वेरी वेरी हाई। अगर आप दुनिया के करेक्ट। दीगर देखें, इसमें सिंगल डिजिट में होती है। उसके बाद एक और बड़ी की वजह जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है ग्लोबली वो कम रही हैं इस साल, और अगले साल 2-3 साल में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम ही रहेंगी। वजह मैं बता देता हूँ कि ओपेक प्लस दो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, एक ओपेक है और एक ओपेक प्लस है। ओपेक प्लस के अंदर अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और गायना। अच्छा, गायना जो है वो छोटा सा आइलैंड कंट्री है, वेस्ट इंडीज का, हम सबको पता है।
उसके अंदर जमेका है, बारबेडस है, ट्रिनिडेड है, उसमें गयाना भी है। ये हमारे सारे क्रिकेटर्स वेस्ट इंडीज के जो थे इन्हीं जी आइलैंड से थे। जी 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 जी। तो बल्कि क्रिकेट वर्ल्ड कप भी वो और यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट कर रहे हैं इस वक्त। राइट। अच्छा, उसमें ये है कि गयाना जो है वो दो तीन साल पहले वहां पे हिस्ट्री की, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल डिस्कवरीज हो गई हैं। सो गयाना हैज सडनली कम ऑन द मैप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। वो छोटा सा आइलैंड है, उधर कुछ भी जी नहीं था उधर। वो शुगर केन उगती थी किसी जमाने में जब वो ब्रिटिश उधर कॉलोनियल रूल था। तो अब वो जनाब वो बहुत बड़ा, वो एक्सॉन मोबिल ने जाके तो गवर्नमेंट ऑफ गयाना के साथ डील कर, जॉइंट वेंचर करके, तो वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग पे बहुत मेजर किस्म की ऑयल ड्रिलिंग वहां पे हो रही है। सो ओपेक प्लस जो है ये तो धड़ाधड़ ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओपेक जो है, जो कि सऊदी अरब बेसिकली उसको लीड करता है, तो उसमें उन्होंने कोशिश वो करते रहते हैं कि ऑयल प्रोडक्शन कम करके तो ऑयल की प्राइस को ज्यादा करें। तो सऊदी अरब ने $1.5 मिलियन डेली जो है कम किया है, लेकिन उसकी जो बाकी जो है इराक, यूएई वगैरह, वो अपनी जो जिससे एग्री किया था उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। वजह ये है कि ऑयल की प्राइस कम हो गई, तो वो कहते हैं भाई हमें रेवेन्यू चाहिए, तो वो ज्यादा ड्रिल कर रहे हैं ऑयल। ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से, इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से वो पेट्रोल कम यूज होता है। नेचुरल गैस जो है गैस यूज होती है वो ऑयल की बजाय वो कम एनवायरनमेंट को डैमेज करती है नेचुरल गैस, तो वो प्रेफरेबल फ्यूल है। और वेजिटेबल ऑयल्स से भी ऑयल रिप्लेसमेंट हो रही है, उसकी प्रोडक्ट्स बनते हैं। इस वजह से ऑयल जो है उसकी जो प्राइस है सॉफ्ट रही है और सॉफ्ट रहने का चांस है। जो इस वक्त 2027 के फ्यूचर्स बिक रहे हैं वो $72 के ऊपर बिक रहे हैं, कंपेयर टू पिछले साल $82 पे। सो ऑयल की प्राइसेस नीचे सबड्यूड रहने का चांस है। जाते जाते आपको एक और चीज ऑयल के बारे में बता दूं, सऊदी अरामको जो सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल की, जी। जिसकी 2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है, वो $12 अरब जो है वो रियाद स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपनी 0.6% ऑफ वैल्यू वो उसके ऊपर लिस्ट करने जा रही है आइंदा चंद हफ्तों के अंदर। तो ये इन सारी वजूहत की वजह से हमारी इन्फ्लेशन जो है वो भी कम हुई है। और स्टेट बैंक का कहना यह है कि इन्फ्लेशन जो है उसका मेन कॉज पाकिस्तान के अंदर वो फिस्कल डेफिसिट, यानी कि मालियाती खसारा, और अनसर्टेनिटी है। उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात नहीं की, उन्होंने अनसर्टेनिटी की बात की कि अनसर्टेनिटी होती है तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं। तो ये, जी हैविंग सेड दैट, 13.5% पे रजा जो इन्फ्लेशन आई है मई की, तो आखिरी हफ्ता जो मई का था वो फिर बढ़ गई है, वो 21.4% हो गई आखिरी हफ्ता मई का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये जो 12% अगले साल के लिए, अभी आपने बात की अगले साल के लिए प्लान करें 12% इन्फ्लेशन, ये तो मुझे नहीं समझ आती कहाँ से होगी। क्योंकि आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, वो जीएसटी 1 जुलाई से 18% जीएसटी लगने को जा रहा है। जैसे जी आपने कहा, रुपया जो है वो 295 वो प्लान कर रहे हैं अगले साल के, यानी कि 305 तक वो चला जाएगा अगले साल के एंड तक। और डेट पेमेंट्स वगैरह वो भी स्केड्यूल्ड हैं काफी ठीक ठाक। हफीज पाशा साहब ने क्या कहा है कि 19 से 20% तक इन्फ्लेशन के रहने का चांस है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए 12% जो इन्होंने रखा है इन्फ्लेशन का टारगेट, इट्स वेरी अनलाइकली। बहुत एम्बिशियस लगता है। और आगे आईएमएफ के प्रोग्राम ने भी आना। बहरहाल दैट वाज अ वेरी गुड ओवरव्यू। और मुझे नहीं आराम को वगैरह का आई डिडंट रियलाइज, बट थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग ऑल ऑफ अस। तो हारून भाई आगे बढ़ते हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 दिन के लिए चीन जा रहे हैं और बड़ी तवक्कुआत होती है। हमको पता है कि सीपेक का भी मामला है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इस वक्त बहुत बड़ा एजेंडा है, एसआईएफसी के थ्रू गवर्नमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट का। तो क्या आप देखते हैं कि ले आएंगे वो इन्वेस्टमेंट काबिल जिक्र पाकिस्तान में? अच्छा, अब वो पाकिस्तानी साइड ऑफ द स्टोरी है कि जी ये सीपेक का फेज 2 जो है वो शुरू होने वाला है। और वो जो हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी और शहद से मीठी वगैरह वगैरह फोकस करने जा रहे हैं कि जी एनर्जी पे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस वगैरह, इस तरह की बातें। तो वो अब एक वन बाय वन ले लें। एनर्जी पे तो वो आपको कोई किसी तरह का कॉपरेशन नहीं अब देंगे। 200 अरब रुपया तो अभी दबा के आप बैठे हुए हैं, शायद ज्यादा ही हो गया है।
तो पहले वो पैसे तो वापस करें, तो वो तो भूल जाएं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनसे क्या आपने लेना है? आप जो आपके एग्जिस्टिंग पाकिस्तान में आईटी वाले बैठे हैं भाई, उनकी पहले पहले हेल्प करते हैं। वो आपको ठीक ठाक ग्रोथ दे सकते हैं, दी है बेचारों ने, इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी, लेकिन उनको आप सुने, उनके साथ बैठे हैं। वो अगेन, वो हमारा इस वक्त का टॉपिक नहीं है। एजुकेशन के अंदर जो उनसे आपने लेनी है, तो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर हेल्प लें, उनसे भी लें, जर्मनी से भी लें, लेकिन खुदा के वास्ते कुछ तो करें ना। ये बस तकरीरें शकीरें, इससे आगे थोड़ा चलें। इंफ्रास्ट्रक्चर में ML1 आपकी वो जो है रेलवे लाइन, वो वो तो भूल जाएं आप, वो तो उसमें तो चाइना नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि चाइना को क्या फायदा। देखिए, चाइना के अंदर ये सीपैक वगैरह जो है इस्तेमाल नहीं होता, ये लफ्ज। वो बेसिकली BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और ये ग्लोबल इनिशिएटिव है। ये पाकिस्तान से लिंक नहीं है, ये हमने पाकिस्तान में बनाया है कि जी सीपैक जो है बस वो उसकी वो नहीं होगा तो BRI नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं है। और बेसिकली उनके लिए जो सीपैक है, वो सिंकियांग उनका जो एक प्रोविंस है, उसमें वीगर्स जो हैं उनकी ज्यादा आबादी है, और वो लेस डेवलप्ड है। तो वो ये समझते हैं कि उस प्रोविंस को डेवलप करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा एक आर्टरी है पहुंचने की समुंदर में, और ट्रेड वगैरह उससे इंक्रीज हो सकती है। तो उनका ये गोल है। तो हमने उसको ऐसे ही एक वो ग्लोबल BRI के साथ लिंक कर दिया। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ रीजनल काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट वर्क फॉर देम। तो वो ML1 से उनको क्या फायदा होगा? तो वो अगर, हाँ, अगर आप उसको फंड कर देंगे ML1 को, रेलवे लाइन को, तो वो बना देंगे आपको। उस डैम्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहे हैं, वो जो बना रहे हैं वो बनाते रहेंगे। रोड जो रह गई है वो भी बना देंगे। एयरपोर्ट ग्वादर का, उसको कंप्लीट करके चालू कर देंगे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस, वो आप उनके रॉकेट इस्तेमाल करके छोटी छोटी अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं, ताकि वो पाकिस्तानी लोगों को बताएं कि जी हम भी बड़े आगे आ गए हैं। अरे भाई, कुछ करना है तो स्पार्को को ठीक करें, और रॉकेट टेक्नोलॉजी जो है, आप या तो खुद लॉन्च करना सीखें ना, तो फिर मजा आए, स्पेस में जाएं। तो बहरहाल, हम तो अब कहीं पे भी स्पेस टेक्नोलॉजी में नहीं है। डिफेंस में वो कोऑपरेशन जरूर वो करेंगे, लेकिन उसमें आपका क्या ताल्लुक है? उसमें तो वो डायरेक्टली फौज के साथ डील डील करते हैं। प्रिसाइसली प्रिसाइसली एक कंसोर्शियम में एक आधी कोई चाइनीज कंपनी है, तो रजा, ये हमारी तरफ से है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, असल में इस ट्रिप का एक मेन मकसद है। वो ये है कि जनाब IMF ने कहा है कि कोई पेमेंट जो है वो आप हमें इंश्योर करें, गारंटी दें कि चाइना को नहीं होगी अगले 3 साल के लिए, ओ जब तक फैसिलिटी आपकी होगी। जितनी देर तक तो चाइना को पेमेंट नहीं होगी। तो ये अब जा रहे हैं वहां पे चाइना से रोल ओवर करवाने, कि जनाब हमें ये प्रॉब्लम है, तो 3 साल के लिए रोल ओवर कर दें। ठीक है जी। और फाइनल नोट, इसकी कंक्लूजन, रजा चक्कर ये है, चाइना की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है, और वो ये है कि भाई हमारे जो काम हम कर रहे हैं, हमारे सिटीजन, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। हाँ जी। देयरफॉर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, काबुल जा रहे हैं, आ रहे हैं, और ये वो जो भी MOU साइन कर रहे हैं, आप चाइनीज गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स वो पढ़ें। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स पे ना जाएं, उनको पढ़ें। उनका मीडिया जो है वो CGTN है, उनका टेलीविजन है, उनकी जिन्वा न्यूज एजेंसी है, वहां से आपको असल न्यूज मिलेगी। और हाँ ये जो जी। हायर देन और डीपर देन सी और फलाना फलूना, वो हंगरी अभी गए हुए थे, शी जिनपिंग, सर्बिया, हंगरी, फ्रांस। वो हंगरी में वो गए, तो मैं वो पूरी रिपोर्ट पढ़ा था, तो वो हंगरी में भी वो हायर देन द माउंटेन, और वो पता नहीं वो स्ट्रॉन्गर, तो पता नहीं। तो मैंने कहा ये तो हर जगह जाके इस किस्म की दोस्ती यारी होती है, तो हमको अकेले नहीं है। हम अच्छा, मुझे ये नहीं पता था गिरी का हायर देन माउंटेन्स और उसमें डीपर देन ओशंस। लेकिन अच्छा, नहीं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, ये रीशेड्यूलिंग का जिक्र भी हो रहा था। और बिल्कुल, मेरे ख्याल से उसकी इन्वेस्टमेंट की अभी तो तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला दरपेश है चाइनीज गवर्नमेंट को। तो हारून भाई, हमारा वक्त भी आगे तेजी से बढ़ रहा है। आते एक और बड़ा अहम मौजू, एक वर्ल्ड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान बहुत नीचे है, दुनिया के बाकी 100 ममालिक से नीचे है। और आपको याद होगा नाजरीन, आपको याद होगा, हमने 2 हफ्ते मतवादिल इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। अभी वो अभी पेंडिंग है बहुत सारी बातें, जो मैं चाहूंगा कि हम उसको करें। लेकिन ब्रीफली इसके ऊपर ये बताइए मुझे हारून साहब कि ये जो इसके ऊपर बड़ा जिक्र हुआ कि जी ये पिछली गवर्नमेंट ने भी काम टूरिज्म को ये करेंगे वो करेंगे, आपके ख्याल से क्या, यू नो
what is going on? Why are we unable to address? This is such an important way to generate revenue. मतलब देखे ना, हमने उसको भी मिसयूज और वेस्ट की अपनी अपॉर्चुनिटी। जी। रजा, ये हम एज यू सेड हमने बड़ा डिटेल इस पे प्रोग्राम किया था। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ट्रैवल एंड टूरिज्म की। अब ये जो इंडेक्स आया, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरे का इंडेक्स है। 119 कंट्रीज का सर्वे किया उन्होंने। पाकिस्तान इज 101 आउट ऑफ 119 कंट्रीज। गुड न्यूज, हम नेपाल से बेहतर हैं, वो 105 है। बांग्लादेश से भी बेहतर है, वो 109 है। बैड न्यूज, इंडिया 39, श्रीलंका 76, UAE 18, सऊदी अरेबिया 41, कतार 53। और टॉप 30 जो हैं, जो कंट्रीज, वो ये 1 ट्रिलियन जो टूरिज्म का GDP है, उसका 75% टॉप 30 कंट्रीज ले जाती हैं। उनमें नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज एंड जापान, वो टॉप 30 में आते हैं। और ये UAE शायद एक वाहिद है जो कि मिडल ईस्ट से। तो अब आप देखें वो क्या है जी, बेसिस फेवरेबल बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अब आप बिजनेस एनवायरनमेंट आप देखें, उनके क्या क्राइटेरियाज हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए। फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आपकी फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है तो आप फिर इसी जगह पे होंगे 101 के ऊपर। राइट, राइट। इट्स अ वेरी बिग बिजनेस, ये ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस। ओपन ट्रैवल पॉलिसीज, ठीक है ना जी। आप जरा जाए ना किसी पाकिस्तानी एम्बेसी में पाकिस्तान का वीजा लगवाने, तो पता लगेगा आपको कि कितनी ओपन ट्रैवल पॉलिसी है आपकी। उसके बाद वेल डेवलप्ड इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। As I've been saying, Raza, I've been heading a hospitality company for 32 years now. It's an international hospitality company with businesses in various countries. And I've been saying it for a very long time. Unless and until you provide the ecosystem and go through the value chain of tourism that is needed by a traveler, ये जाके पहाड़ों पे खड़े होके बढ़ के मारना कि ये जन्नत के मनाजिर हैं, हेवन ऑन अर्थ है, तो फलाना है, दुनिया में कोई नहीं है, तो स्विट्जरलैंड, तो फलाना, तो ये, और तस्वीरें और वो व्हाट्सएप के ऊपर और ट्विटर। ओ भाई, खुदा के वास्ते कारोबार दुनिया का इस तरह नहीं चलता है। तो आप समझ आ गई ना आपको कि 101 पे आप हैं। तो आपको अगर दुनिया को यहाँ पे लाना है तो एक सर्टन तरीका कार है, और जिसको समझना है वो हमारा टूरिज्म पे जाके प्रोग्राम वो अपलोडेड है फाइल्स में। और फाइनली रजा, उन्होंने कहा कि रिच नेचुरल अट्रैक्शंस, कल्चरल अट्रैक्शंस एंड नॉन लीजर अट्रैक्शंस। हाँ जी, हाँ जी। लीजर अट्रैक्शंस तो होती हैं, लेकिन नॉन लीजर मतलब कि आप डिज्नी वर्ल्ड जाएं, वहां पे रोलर कोस्टर्स लगे हुए, उधर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि लीजर से रिलेटेड है, लेकिन उन्होंने अट्रैक्शंस बनाई हुई है। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर सही है। मुझे एक बता देना, वो अलादीन पार्क है कि पता नहीं कौन सा है, उधर 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 जाने के लिए कोई ट्रैवलर यहाँ पे आएगा? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द वर्ल्ड इज हेडेड, और उसके साथ चलने की जरूरत है। तो बाकी जी, डिटेल्स नहीं नहीं, बड़ी ये दुनिया के साथ चलने की जरूरत है। बस चलते चलते ये बता दीजिए कि आपको लगता है कि इस चीज की, मतलब सबको ये बात पता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी सीरियसनेस का किसी को ऐसा अंदाजा नहीं है कि ये कितना बड़ा हमारी वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है। देखिए तुर्की को देखिए, अभी आपने इंडिया का भी जिक्र किया। टर्की बहुत अर्न करता है। इवन केनिया जैसा, जो कि पाकिस्तान से ज्यादा अनस्टेबल मुल्क रहा है, वहां भी टूरिज्म को डेवलप किया गया। हमारे यहाँ उसको नहीं किया गया। तो आपके ख्याल से इसकी कोई, मतलब कॉन्शियसनेस भी है? मुझे तो लगता है कि बस वो ही है, ज्यादा लिप सर्विस ही ज्यादा है। नहीं। वो अब देखिए ना, SAFC जो है वो उधर सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बैठ के चला रहे हैं वहां पे। ये अब मुझे आप बताएं, उनको क्या पता इन्वेस्टमेंट का, लेकिन वो कहते हैं कि हमसे ज्यादा किसी को पता ही नहीं। अच्छा जी, फिर आप चला लें फिर। तो हाँ, टूरिज्म भी इसी तरह है। मैं कई लोगों से बात की है, और कई लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया था कि जी, जी आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम बड़ा जबरदस्त फलानी जगह पे है, और वहाँ पे आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करें एंड ऑल दैट। तो मैंने उनको समझाई बात कि देखें, मैं तो शामिल जुर्म नहीं हो सकता एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में और उसको खराब करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं है कि आप सड़क बना दें। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ ब्रॉडर थिंग। उसमें उसमें गार्बेज डिस्पोजल है, उसके अंदर स्टोरेज सिस्टम्स हैं, उसके अंदर
अपार्ट फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स आपके पास कितने गाइड हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, आपके लोग कैसे ट्रेंड हैं कि टूरिस्ट आए उसको वो सारे देखने घुरियां डालनी शुरू हो जाए। देयर इज अ लॉट मोर देन जस्ट ब्रिक एंड मॉर्टर के आपने वहां पे होटल की 4 दीवारें बना दी और रिसेप्शन बना दी और टेलीफोन लगा दी, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब हर बंदा समझता है वो जी बड़ा डोमेस्टिक जी, वो मरी भर गया जी, वो जी गर्म चश्मा तो पता नहीं, ठंडा चश्मा तो डूंगी गली तो पता नहीं, फलानी गली तो गलियार तो उधर, ये बढ़ के मारने में हम बहुत आगे हैं। तो बस ठीक है, फिर आप 25 करोड़ को उधर लेकर जाएं, वो जो गंद मचाया है वो और भी मचाएंगे, जो रह गई हैं चीजें। तो इंटरनेशनल ट्रैवल तो इस तरह से नहीं चलती। बिल्कुल। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो आपने बड़ा ही अहम बात कही है कि जितनी हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे और समझेंगे कि उससे कोई बहुत बड़ा कारनामा करें, उतना हम अपना फ्यूचर का जो ना सिर्फ ये कि एनवायरनमेंट को जो डैमेज करेंगे सो करेंगे, अपना पोटेंशियल भी रोइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हारून साहब, इसके साथ ही हमारे आज के शो का वक्त खत्म होता है। नाजरीन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने शेयर भी करनी है, लाइक तो करनी सो करनी है, और कमेंट जरूर दीजिए ताकि हम अगले आने वाले जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें हम पिक करते हैं आपके सवालात भी, आपके कमेंट्स भी, आपके आइडियाज भी। हम चाहते हैं कि एक आइडियाज का प्लेटफॉर्म बने, मजीद ग्रो करे। और थैंक यू, और थैंक यू हारून भाई वंस अगेन। खुदा हाफिज।